कहते हैं कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही सारे अंधकार को हर लेता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्शन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और इसके बाद 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा। 68वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम्स का संपूर्ण रूप से चक्रव्यूह भेदने के लिए एक्शन आईएएस आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है और इस प्लेटफॉर्म से वेरियस फैकल्टीज़ के द्वारा, वेरियस टीचर्स के द्वारा जो भी बीपीएससी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके एक अलग अलग विशेषज्ञ के द्वारा आपको क्लासें अवेलेबल कराई जाएंगी और यहाँ मिनिमम फीस में यानी कि मिनिमम कॉस्ट में सारी क्लासें आप तक डिलीवर की जाएंगी और फीस इसकी मात्र 499 रुपये है। फीस कम रखने की कई वजहें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि क्लासें ऑनलाइन मोड में होंगी और ऑनलाइन मोड में विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चरल खर्चे होते हैं वो होते नहीं हैं, इसलिए इस फीस को बहुत कम ही रखा गया है। और फिर भी यदि कोई पढ़ना चाहता है और फीस पे नहीं कर पाता तो उसका भी स्वागत है और जो फीस दे के पढ़ना चाहता है उसका भी स्वागत है। क्लास कंटिन्यू करूं उसके पहले अपनी टीम से आपको रूबरू कराता हूं, जिस टीम के द्वारा आपके 68वीं बीपीएससी का जो चक्रव्यूह है उस चक्रव्यूह में घुसने और बाहर निकलने दोनों का रास्ता दिखाएगी। टीम में वीके पांडे सर हैं, आपको ज्योग्राफी की क्लासेस डिलीवर करेंगे। उसी के साथ एमके पांडे सर हैं, आपको साइंस पढ़ाएंगे और आप जानते हैं कि बीपीएससी में साइंस का कितना इम्पोर्टेंस है। और ज्योति मिश्रा मैम हैं, आपको जो मैथ और रीजनिंग आती है बीपीएससी में उसे पढ़ाएंगी। इसी के साथ संजय सर हैं, आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे और आप हिस्ट्री को नज़रअंदाज करके दरकिनार करके अगर आप ये सोचते हैं कि हम बीपीएससी क्रैक कर जाएंगे तो ये आपकी भूल है और आपको इस भूल से भूल नहीं करनी चाहिए और इसे भूल जाना चाहिए और हिस्ट्री की एक अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसी के साथ प्रज्ञा सिंह राजपूत मैम हैं, ये आपको इकोनॉमी का सेगमेंट पढ़ाएंगी और मैं यानी कि लोकेश दुबे पॉलिटी और आईआर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो सिलेबस है उस सिलेबस को मैं आपको डिलीवर करूंगा। इस क्रम में आज से सबसे पहले संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी की क्लासेस को मैं आपको डिलीवर करूंगा और इस क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है यानी कि प्रीएम्बल ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना शब्द हमारे संविधान में लिखा नहीं गया है, आम बोलचाल की भाषा में हम प्रस्तावना बोलते हैं। प्रस्तावना शब्द नहीं लिखा गया है, उसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है इंग्लिश में प्रीएम्बल और हिंदी में उद्देशिका। तो हम पढ़ेंगे हमारी उद्देशिका क्या है, उद्देशिका का इम्पोर्टेंस क्या है और उद्देशिका से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने डिसीजन में बोला है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, फिर अपने डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट चेंज करता है और बोलता है कि नहीं, जो निर्णय हमने पूर्व में दिया उस निर्णय को हम रिप्लेस करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर जब कोई पार्ट संविधान का भाग हो जाता है तो आर्टिकल 368 के तहत और भाग 20 में जो संविधान संशोधन की व्यवस्था दी गई है उस संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग में या उसके किसी भी प्रोविजंस में संशोधन हो सकता है। इस केस को भी जानेंगे। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोला है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है और उसके पहले केस में बोला कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। फिर इसी के तहत हम जानेंगे कि प्रस्तावना न्याय योग्य है अथवा नहीं है, फोर्सेबल है कि नहीं है, प्रवर्तनीय या न्याय योग्य है अथवा नहीं है। फिर हम ये भी देखेंगे कि प्रस्तावना पर कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उन कमेंट्स को भी हम अध्ययन करेंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारी प्रस्तावना के बारे में उसके गुणगान करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अर्नेस्ट बर्कर एक महान संविधानविद थे। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक जो भी अपने ग्रंथ लिखे हैं उन सारे ग्रंथों का संपूर्ण निचोड़ ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यानी कि इतना विशिष्ट गुण रखती है, इतना वाइड नेचर को शामिल करती है कि आप जानते हैं कि
जो विदेशी थिंकर होते हैं उनकी प्राथमिकता में यही होता है कि हमें भारत की अच्छाइयों को नहीं स्वीकार करना है, बल्कि भारत की अच्छाइयों में ही भारत की बुराई कर देना है। लेकिन फिर भी सत्य के आगे असत्य टिक नहीं पाता और अर्नेस्ट बार्कर को स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ये भी जानेंगे, सबसे पहले जानते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना कुछ नहीं है। प्रस्तावना की सिंपल सी डिफिनेशन या सिंपल सी इसका अर्थ होता है कि जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है, जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है, तो उस पुस्तक का संपूर्ण जो पार्ट होता है या संपूर्ण पेजेस होते हैं, या उस संपूर्ण पुस्तक की थीम क्या है, लेखक लिखना क्या चाहता है, लेखक बताना क्या चाहता है, पुस्तक किस विषय पर लिखी गई है, इन्हीं सब बातों का एक जनरलाइज वे में एक समरी बना दी जाती है। वही समरी ही प्रस्तावना कहलाती है, या इसे ही प्रथम पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ या उद्देशिका या प्रियम्बल के नाम से हम इंडिकेट करते हैं या इसे इसकी संज्ञा देते हैं। तो सिंपल सा है कि प्रस्तावना वह है जो किसी पुस्तक के संपूर्ण दर्शन का सारांश हमें प्रस्तुत करती है, प्रस्तावना कहलाती है। अगर फिर भी एक एग्जाम्पल से हम इसे देखना चाहें, एग्जाम्पल तक ही इसे रखा जाए, अन्यथा इसे न लिया जाए। आप देखते हैं जब कोई मूवी लॉन्च होती है, क्या मूवी लॉन्च होती है, तो कुछ दिन पहले इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया जाता है। और ट्रेलर में क्या होता है, मूवी की पूरी थीम होती है कि मूवी में हीरो कौन है, विलेन कौन है, और मूवी किस थीम पर बनाई गई है, मूवी बनने का उद्देश्य क्या है। तो ये सारी बातें हमें ट्रेलर में दिख जाती हैं। अगर हम इसी ट्रेलर और मूवी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए प्रस्तावना से रखें तो ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान का ट्रेलर है और प्रस्तावना ट्रेलर है और संविधान हमारा पूरी मूवी है। यानी कि हम प्रस्तावना के माध्यम से अपने पूरे संविधान की थीम जान सकते हैं। सिंपल सा मतलब है। और कह सकते हैं कि यह हमारे संविधान निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी है कि वह किस प्रकार के राज्य का निर्माण करना चाहते थे। आप देखते हैं कि प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता समता देने के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारे संविधान निर्माता इन सारे मूलभूत तत्वों को शामिल करते हुए देश का संचालन करना चाहते थे, देश का निर्माण करना चाहते। तो ये भी हम जान सकते हैं कि कह सकते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी है। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ, प्रस्तावना का ग्राउंड क्या था। क्या देखते हैं कि प्रस्तावना का ग्राउंड क्या था। तो जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा, जब भी भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ी जाएगी, पंडित नेहरू के उन महान कार्यों की कभी अनदेखी नहीं की जा सकेगी जिन कार्यों को उन्होंने किया है। तो जब संविधान बनना था तो एक मूलभूत प्रश्न आया कि आखिर जिस संविधान का हम निर्माण करना चाहते हैं वह संविधान किन किन बातों पर होगा। तो प्रधानमंत्री जी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे थे, इनकी एक अग्रणी भूमिका थी। तो इन्हें ही एक कार्य दिया गया कि आप ही बताइए कि आखिर किस प्रकार से हम संविधान का निर्माण करें। तो इन्होंने 13 अगस्त 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और उद्देश्य प्रस्ताव कब बना किसने लाया, इससे खूब प्रश्न पूछा जाता है। हम पढ़ रहे हैं कि हमारी जो उद्देशिका है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो नेहरू जी ने जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाकर हमारे देश की प्रस्तावना बना। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, कब 22 जनवरी
1947 को स्वीकार कर लिया गया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण किया गया, हमारे प्रस्तावना का निर्माण किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में सिंपल सा वही बात है जिसमें कहा गया था कि सभी लोगों के साथ समानता की जाएगी, जो कमज़ोर वर्ग हैं उनका विशेष संरक्षण किया जाएगा, हमारी गौरवशाली जो मातृभूमि है इस मातृभूमि को अंग्रेज़ों ने बहुत क्षत विक्षत किया है, इस जो ये छत विछत के माध्यम से जो हमारी मातृभूमि को चोट पहुंचाई गई है इस चोट की हम भरपाई करेंगे। टोटलिटी का मतलब ये था कि हम भारत को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, भारत की जो प्राचीन हिस्ट्री है, गौरवशाली हिस्ट्री है, ग्लोरियस पास्ट है, हम उसको फिर से एस्टेब्लिश करेंगे। ये सिंपल सा मतलब था उद्देश्य प्रस्ताव का। तो प्रस्तावना नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ये प्रश्न बन सकता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या लिखा गया है। और उसके पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले जो प्रस्तावना किसी देश के संविधान में शामिल की गई है तो वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया गया। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे प्रस्तावना की जो विशिष्ट भाषा है इस विशिष्ट भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विशिष्ट भाषा यही सब जो डिजाइन के माध्यम से लिखा गया है। और प्रस्तावना हमारी क्या है? इसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा तथा अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे देश की उद्देश्य का प्रेमबल या प्रस्तावना है। अब इसी प्रस्तावना से कई प्रश्न बनते हैं, उन्हीं प्रश्नों को और प्रस्तावना की मूलभूत बातों को हम अध्ययन कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना का मूलभूत तत्व क्या है। पहला मूलभूत तत्व है कि प्रस्तावना बताती है कि भारत में शक्ति का सोर्स कौन है, यानी कि पावर का सोर्स कौन है। तो भारत में पावर का सोर्स जो है जनता है। और यह कौन बताता है? यह हमारी प्रस्तावना बताती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सत्ता का स्रोत कौन है भारत में, या शक्ति का स्रोत कौन है। तो इसमें संसद भी दिया जाता है कंफ्यूज करके। तो जो संसद के सदस्यों का चुनाव होता है उसका चुनाव जनता ही करती है। तो जो प्रीमियर या प्राथमिक शक्ति का स्रोत है वह कौन है? जनता। खूब प्रश्न बना है, इसको ध्यान रखा जाए। फिर प्रस्तावना हमें क्या बताती है? या भारत की प्रकृति को बताती है। क्या? कि भारत की प्रकृति कैसे है। तो भारत की प्रकृति कैसी है? संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और गणराज्य। अभी हम आगे इनके सारे अर्थों को जान लेंगे। अभी एक जनरलाइज वे में हम देखते हैं कि प्रस्तावना का क्या महत्व है और इसका मूलभूत तत्व क्या है। फिर हम देखते हैं कि आखिर ये जो प्रस्तावना है यह बताती है कि हमारे संविधान निर्माता संविधान का उद्देश्य क्या चाहते थे। उद्देश्य चाहते थे कि सभी को न्याय मिले, सभी के साथ सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, सभी को स्वतंत्रता मिले। स्वतंत्रता में विचार की, अभिव्यक्ति की, उपासना की, धर्म की, विश्वास की, ये सारी स्वतंत्रताएं मिले। अभी इनका सब का आगे हम अर्थ समझेंगे। फिर यह बताती है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ। तो यह तिथि बताती है 26 नवंबर 1949। कौन बताता है? प्रस्तावना बताता है। और यही प्रस्तावना के मूलभूत तत्व भी हैं। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना के जो मूलभूत तत्व हैं इनकी व्याख्या कर लेते हैं। पहला शब्द इसमें हम लेते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी देश अपने आंतरिक मामले में, अपने बाह्य मामले में
जब कोई नीति बनाएगा, जब कोई निर्णय लेगा, तब इस नीति और निर्णय पर कोई बाह्य देश के प्रेशर में आकर डिसीजन नहीं लेगा। इसकी इच्छा के अनुसार इसे जो उचित लगेगा वह कार्य करेगा। ऐसी व्यवस्था ही संप्रभुता कहलाती है। यानी कि डिसीजन लेते समय हम अपने अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, हम पर कोई प्रेशर नहीं रख करेगा कि हाँ आप यही काम करिए। जैसे जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो अंग्रेज हमें हर बात के लिए बाध्य करते थे, हमको करना पड़ता था, बिना कहे वो हमको युद्धों में शामिल कर लेते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, हमारा संविधान है, हम स्वतंत्र हैं, हम संप्रभु हैं, हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। जैसे एक आंतरिक मामले का उदाहरण लेते हैं कि जैसे आर्टिकल 370 को संविधान से रिमूव कर दिया गया। ये भारत का आंतरिक मामला था और संप्रभु था, भारत हटा दिया। बहुत से देशों ने विरोध किया, लेकिन भारत ने साफ साफ बोल दिया कि देखिए हम संप्रभुता वाले कंट्री हैं और हम क्या डिसीजन लेंगे हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से एक बाह्य मामला देख लें। बाह्य मामले में आप देखते हैं जैसे यूक्रेन और रूस का विवाद चल रहा है। यूक्रेन रूस विवाद पर कई बार यूएनओ में मामला गया, तो भारत पर कई संस्थाओं ने, कई देशों ने दबाव बनाया कि आप रूस के विरुद्ध वोटिंग करिए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। दबाव के बावजूद भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारत को जो फायदा लगेगा, जो उचित लगेगा वह डिसीजन लेगा। तो ये वाह एग्जाम्पल था कि भारत अपने आंतरिक मामले में, अपने बाह्य मामले में जब अपनी इच्छा के अनुसार डिसीजन ले, इस पर किसी देश का कोई दबाव ना हो, न ही दबाव में आकर कोई निर्णय ले, ऐसी व्यवस्था संप्रभुता कहलाती है। अगला वर्ड है समाजवादी। समाजवादी का क्या मतलब है? देखिए, समाजवादी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिस व्यवस्था में समाज को प्राथमिक माना जाता है और यह स्वीकार किया जाता है, या आइडियोलॉजी इस बात पर भरोसा करती है कि जो संसाधन है वह समाज में इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। और इसके लिए मार्क्स ने क्या कहा था कि समाज में जो संसाधन है समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आवश्यक है कि खूनी क्रांति की जाए। क्या? खूनी क्रांति की जाए, क्योंकि जो बुर्जुआ वर्ग है, यानी कि जो उद्योगपति हैं या जो एलिट वर्ग हैं, इनके पास पैसा है, धन का संकेंद्रण है और ये आसानी से पैसा देंगे नहीं, और इनसे पैसा तभी वसूल लिया जा सकता है या इनकी संपत्ति को तभी लिया जा सकता है जब इस वर्ग को समाप्त कर दिया जाए। तो क्या भारत में इसी खूनी समाजवादी की बात की गई? नहीं, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था की गई है। क्या? लोकतांत्रिक समाजवाद की। और इसके माध्यम से कहा गया है कि हम लोकतंत्र के माध्यम से, डेमोक्रेसी के माध्यम से समाजवाद को लाएंगे। समाजवाद मतलब जो भी राष्ट्र के संसाधन है वह सभी लोगों में समान रूप से वितरित होने चाहिए। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? इसका कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ उद्योगपति भी होंगे और जो कमज़ोर वर्ग हैं हम इनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए या इनको संसाधन वितरित करने के लिए हम लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग करेंगे। लोकतांत्रिक मूल्य क्या हो सकते हैं कि भाई इनको रिजर्वेशन दे दिया जाए, इनको रिजर्वेशन दे दिया जाए, जॉब पा जाएं, इनके पास कंपनी स्थापित करने के लिए पैसे नहीं हैं तो इनको लोन दे दी जाए। आप देखते हैं मुद्रा लोन, ये सब क्या है? ये लोकतांत्रिक समाजवाद को स्थापित करने के माध्यम है। इसी तरीके से जो उद्योगपतियों से टैक्स मिलता है उस टैक्स से वेलफेयर के कार्य किए जाएं। जैसे आप देखते हैं आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, गरीबों को मुफ्त टीका दिया जा रहा है। ये क्या है? ये लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का एक माध्यम है। तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था है, मार्क्सवादी समाजवाद की व्यवस्था नहीं है। अब इसमें तीसरा शब्द की व्याख्या देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता का सिंपल सा मतलब ये है कि राज्य अपने यहाँ के नागरिकों में, जो भी नागरिक जिस भी धर्म को फॉलोअप करते हैं वो फॉलोअप करेंगे, राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य कोई ऐसी नीति नहीं बनाएगा जिस नीति से किसी विशेष धर्म को फायदा हो और किसी धर्म को नुकसान हो। यानी कि राज्य तटस्थता की स्थिति में रहेगा और यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो व्यक्तिगत रूप से और समावेत रूप से अपने धार्मिक प्रैक्टिसेस को, धार्मिक विश्वास को स्वीकार कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा। इसी में एक आस्तिक राज्य होता है, एक नास्तिक राज्य होता है, एक सैद्धांतिक राज्य होता है।
इनको जान लेते हैं। आस्तिक राज्य वो होता है जिसकी सारी पॉलिसी किसी धर्म के आधार पर ही होती है। जैसे पाकिस्तान क्या है? इस्लामिक गणराज्य है। बांग्लादेश क्या है? इस्लामिक गणराज्य है। और बहुत से जो ईसाईयत गणराज्य वाले कंट्रीज हैं, तो ये आस्तिक राज्य कहलाते हैं। नास्तिक राज्य का मतलब ये है कि इसका कोई धर्म नहीं होगा, धर्म से इसका कोई मतलब नहीं होगा। और सैद्धांतिक राज्य का मतलब क्या हुआ? धर्म होगा लेकिन राज्य उन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। अगला शब्द है लोकतांत्रिक। क्या? लोकतांत्रिक। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारी जो व्यवस्था है वह डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। और लोकतांत्रिक मतलब जनता का तंत्र, यानी कि जनता अपने लिए पॉलिसी बनाएगी, अपने लिए नियमों को बनाएगी, अपने लिए जो भी उचित वेलफेयर के कार्य हैं ये सब करेगी। और आप अब्राहम लिंकन की एक पढ़ी गई डेफिनेशन को तो याद ही रखते होंगे कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत एक बड़ी विशाल जनसंख्या वाला देश है, इसमें सारे डिसीजन जनता तो ले नहीं सकती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमारे यहाँ प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। क्या? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि जनता अपने वेलफेयर के कार्यों को करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त चुन लेती है और कुछ समय तक, यानी कि भारत में लोकसभा के संदर्भ में 5 वर्ष है और राज्य विधानसभाओं का चुनाव भी 5 वर्ष के लिए होता है। तो जनता 5 वर्ष के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुन लेती है और 5 साल तक वही प्रतिनिधि जनता के वेलफेयर के लिए कार्य कर रहे होते हैं। ये है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र और भारत में इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को एडॉप्ट किया गया है। फिर अगला है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या हुआ कि जो राज्य का हमारा मुखिया होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि राज्य का हमारा प्रमुख कोई भी बन सकता है। एक इसकी इलेक्ट होने की व्यवस्था है। उस इलेक्ट होने की व्यवस्था के तहत प्रॉपर रूप से जब वह इलेक्ट होगा या चुन लिया जाएगा तो उसे ही राज्य का प्रमुख बना दिया जाएगा, यानी कि वंशानुगत व्यवस्था नहीं होगी जैसे कि पूर्व समय में होती थी कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। अब विरासत से सियासत नहीं तय होगी, यानी कि कोई भी बन सकता है जो योग्यता को रखता है। लेकिन वहीं आप देखते हैं ब्रिटेन में तो वहाँ पर वंशानुगत गणतंत्र का प्रमुख होता है। तो भारत में वंशानुगत गणतंत्र की व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यक्ति राज्य का मुखिया बन सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर चुना जा सकता है। अब हमारी प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। इसको भी देख लेते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जेंडर, महिला पुरुष, ठीक है, और जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी के साथ कोई विभेद या भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि सभी लोग समान होंगे, कोई उच्च नहीं होगा, कोई निम्न नहीं होगा। तो ये सामाजिक न्याय है। कोई कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था के तहत जो भी संस्थान है उन सब में सभी लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। कोई धार्मिक व्यवस्था है उस सारी व्यवस्थाओं को अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि राज्य के जो भी संसाधन हैं इन संसाधनों पर सभी का अधिकार होगा, किसी एक स्पेशल व्यक्ति का या किसी एक विशेष वर्ग का अधिकार नहीं होगा, यानी कि सभी लोग आर्थिक रूप से भी वाणिज्य कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। किसी को रोका नहीं जाएगा कि आप ये आर्थिक गतिविधियां ना करें। फिर इसी तरीके से है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई व्यक्ति किसी सरकारी ऑफिस में जा सकता है। ये मना नहीं किया जाएगा कि आप इस धर्म से आते हैं इसलिए आप यहाँ नहीं आ सकते, आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी कर सकता है राज्य का कोई भी व्यक्ति, और राज्य का मतलब भारत का। फिर अगली बात दी गई है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल किया गया है? इसमें शामिल है विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है। इसको भी समझ लेते हैं। विचार का
कोई भी व्यक्ति अपने विचार को रख सकता है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है, समाजवादी विचार को रख सकता है, पूंजीवादी विचार को रख सकता है। ये सारे मतलब विचार की आज़ादी है। जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को और अच्छे से एलेबरेट करेंगे। इसी तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी कि हमें लगता है कि हम अभिव्यक्ति के माध्यम से आपको शिक्षा दें, उसके बदले कुछ पैसा ले लें। हमें लगता है कि सरकार कोई अच्छा कार्य नहीं कर रही है, उसके लिए हम अभिव्यक्ति कर दें। अभिव्यक्ति में हम लिख कर भी कह सकते हैं, मौन रख कर भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, कोई चित्र बनाकर भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, कार्टून के माध्यम से भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो ये आज़ादी दी गई है। इसी तरीके से उपासना की आज़ादी दी गई है कि आप किसी भी देवी देवता की उपासना कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा। आप नौ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं, भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं, रमजान में अल्लाह की उपासना कर सकते हैं, आपको इससे मना नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। और विश्वास की स्वतंत्रता दी गई, आप किसी में विश्वास कर सकते हैं, किसी में ईश्वर में आस्था रख सकते हैं, ये स्वतंत्रता है। इसी तरीके से समता भी दी गई है हमारे प्रस्तावना में। समता का मतलब ये क्या हुआ कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोग समान हैं, वो चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस जेंडर के हों, चाहे जिस जन्म स्थान के हों, चाहे जिस वंश के हों। इन सब आधारों पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह नौकरी हो, चाहे सार्वजनिक स्थल हो, या यातायात के संसाधन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, इन सब में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम आगे देखते हैं प्रस्तावना और सुप्रीम कोर्ट। जब भी सुप्रीम कोर्ट आता है किसी के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ डिसीजन दिया होगा या उस पर कुछ टिप्पणी किया होगा। तो हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की डिबेट है और डिबेट के बाद डिसीजन आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं, इज अ प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। हमें इसी को ही पढ़ना है। सबसे पहले मामला आया एनरी बेरुवारी केस 1960। इस समय जज कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद। एनरी बेरुवार जो वाद था बेसिकली भारत और पाकिस्तान के मध्य जमीनी विवाद था। ये पूरी कहानी हम जब मेंस वाली क्लास होगी तो उसमें करेंगे। एनरी बेरुवारी केस में मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया, जो अपीलार्थी थे वो ये मामला लेके गए थे और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। खूब प्रश्न बना है। अभी ये प्रश्न नहीं बना है कि इस समय चीफ जस्टिस कौन थे, तो चीफ जस्टिस कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद जी थे। फिर दूसरा मामला आया केशवानंद भारती केस 1973 और इस समय जज कौन थे? एस.एन. सीकरी साहब थे। कौन था? एस.एन. सीकरी। और केशवानंद भारती केस आप जानते हैं, केशवानंद भारती साहब केरल के मठाधीश थे और इनकी बहुत सी ज़मीन चली गई थी। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के तहत इनकी ज़मीन को ले लिया था। इसी मामले में मामला गया था। मेंस वाली क्लास में इसको भी देखेंगे क्योंकि प्रश्न खूब मेंस में बन सकता है इससे। तो सरकार केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को बदल दिया और पूर्व निर्णय क्या था? एनरी बेरुवारी केस 1960 वाला। एनरी बेरुवारी केस को बदल दिया और केशवानंद भारती केस 1973 में कहा कि देखिए जो एनरी बेरुवारी केस में व्याख्या की गई है प्रस्तावना की वह उचित नहीं है और अब एक नई व्याख्या है और इस नई व्याख्या के अनुसार जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। तो केशवानंद भारती केस में स्वीकार कर लिया गया है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है और आज तक यही व्यवस्था है क्योंकि अभी तक 13 जजों की जो बेंच थी इसी केस में बैठी थी और इस जज ने डिसीजन दिया है तो अब इस डिसीजन को पलटने के लिए 13 से अधिक जजों की पीठ बैठनी चाहिए और अभी तक कोई ऐसी पीठ नहीं बैठी है। जब कोई पीठ बैठेगी तो देखा जाएगा कि केस बदलेगी कि नहीं बदलेगी। अभी तक हमें यही अध्ययन करना है कि केशवानंद भारती केस 1973 में उस समय के मुख्य जज एस.एन. सीकरी साहब थे और डिसीजन ये आया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर इसी तरीके से एक और मामला आया एस.आर. बॉम्बई केस 1993। इस समय चीफ जस्टिस रामास्वामी साहब थे और इस केस में भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर एक अन्य केस आया एल.आई.सी. केस 1995 का। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया
कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो दो डिसीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला डिसीजन ये है कि एनरी बेरुवारी केस 1960, इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरा केस केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय यानी कि एनरी बेरुवारी केस को पलट दिया और स्वीकार किया कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब सिंपल सी बात है, इस हेडिंग को मत देखिए। जो भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, उन सारे प्रोविजंस में संशोधन हो सकता है। अब प्रस्तावना को 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह संविधान का भाग है, तो इसमें सिंपल सी बात है, जो भाग संविधान का है उसमें संशोधन हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत हमारे देश की पार्लियामेंट अधिकृत है संशोधन के लिए। राज्य अधिकृत नहीं, राज्य के विधानमंडल संशोधन नहीं कर सकते हैं, केवल पार्लियामेंट ही संशोधन कर सकती है। तो केशवानंद भारती केस में ही यह स्वीकार कर लिया गया कि जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि संशोधन के माध्यम से अभी तक 3 शब्द जोड़े गए हैं। क्या? 3 शब्द संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं। वे शब्द कौन हैं? समाज, पहला शब्द है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या इसी के लिए कभी कभी पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा जाता है, और अखंडता। ये 3 शब्द हैं और इन्हें जोड़ा गया था कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इन शब्दों को जोड़ा गया है। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक प्रश्न ये भी बन सकता है क्योंकि अभी एक बार प्रश्न पूछा गया है कि जब जो नेहरू जी के समय ही भूमि अधिग्रहण जो बिल आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब 42वें संविधान संशोधन के समय कौन प्रधानमंत्री था, तो इंदिरा जी थी। ये बात हो गई। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात है कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय है और न्याय योग्य है अथवा नहीं, तो उत्तर इसका है नहीं। अब इसका जरा अर्थ समझ लेते हैं। प्रवर्तनीय और न्याय योग्य का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं उनको आधार बनाकर क्या सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा और डिसीजन दे सकता है कि नहीं। क्योंकि न्याय योग्य का मतलब क्या हुआ कि उस पर डिसीजन दिया जाए, उस पर सुनवाई हो, उस पर निर्णय हो, और प्रवर्तनीय मतलब कि जो निर्णय दिया गया हो उसे लागू कराया जाए। तो प्रस्तावना न प्रवर्तनीय है ना ही न्याय योग्य है, ये भी जान लेना। और इम्पोर्टेंट बात है यही, ये भी जान लेते हैं कि क्या जो हमारी प्रस्तावना है वह किसी को शक्ति देती है, मतलब संसद को शक्ति देती है या संसद की शक्ति को छीनती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रस्तावना हमारी संसद को ना कोई शक्ति देती है, ना ही हमारी संसद का कोई भी अधिकार छीनती है। ये भी एक फैक्ट है जो पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है। अब हम प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं और क्लास को वाइंड अप करते हैं। फैक्ट ये है पहला कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता दिया गया है यह फ्रांसीसी क्रांति 1976 से प्रभावित होकर लिखा गया है। अगला है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता प्रस्तावना में एक संकल्प है, कि संकल्प है कि हम IAS बनेंगे, संकल्प है कि हम 68वीं BPSC को क्रैक करेंगे, UPPCS में क्रैक करेंगे। तो उसी तरीके से जो राष्ट्र की एकता, अखंडता है यह प्रस्तावना में एक एज ए संकल्प शामिल किया गया है। फिर प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसे किसने कहा है? इसे हिदायतुल्लाह साहब ने कहा है। और प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है, इसे कौन कहा है? KM मुंशी साहब ने। तो उम्मीद है कि प्रस्तावना से रिलेटेड आपको एक अच्छी समझ डेवलप हो गई होगी, और इससे रिलेटेड अगर प्रश्न बनते हैं तो हमें उम्मीद है कि प्रश्न इससे बाहर नहीं होंगे। और इस क्लास को देखने के बाद आप आयोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को जब हल करेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा, बस शर्त यह है कि आप अच्छे से इस क्लास को देखें। तो क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।